नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के चैप्टर नंबर 1 की। बायोलॉजी का जो है हम यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसानी से शानदार तरीके से हम इस सिलेबस को जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेकर चलेंगे। आप हमारा जो है साथ बनाए रखें और हम आपको वादा करते हैं कि आपका जो है एग्जाम से पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पादप प्रजनन के बारे में। पादप प्रजनन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की और परिभाषा के बाद में हम उद्देश्य की। आज की वीडियो में हम परिभाषा और उद्देश्य को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीजें बारी बारी से समझ में आने लगे और आपका रिस्पॉन्स सही तरीके से मिलने लगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पादप प्रजनन में हम परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और इसकी मेथड्स क्या क्या है, इसकी विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन क्या है पादप प्रजनन का। पादप प्रजनन एक प्रकार की विधि है जिसमें हम किसी भी पादप की किस्म को उन्नत बनाने के लिए करते हैं। उन्नत बनाने के लिए कैसे, उसके गुणों में परिवर्तन या उसकी कौन कौन से उद्देश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम एक तरफ से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन काल में जो मनुष्य था ना, उसने क्या किया था, जंगली पादपों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाकर इनको अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से इन्होंने उगाना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके अंदर उन्नत किस्मों का विकास करना प्रारंभ किया। बात करते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस बारे में अपने अपने मत दिए और कौन कौन से इन्होंने जो है यहाँ पर विकास किया, किस चीज का, सिद्धांतों का और कुछ नियमों का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया। यहाँ पर बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की कुछ विधियां बताई। कैसे बताई भाई, देखो पहली विधि है, निल्सन एहिल नामक एक वैज्ञानिक ने 1900 में, कब, 1900 में एकल पादप वरण विधि का विकास किया था। एकल पादप वरण विधि का विकास किया था निल्सन एहिल ने सन 1900 में। बात करते हैं, जोहानसन ने सन 1903 की बात है, शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1903 में जोहानसन ने। बात करते हैं मेंडल की, तो 1856 में इन्होंने वंशागतिकी के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया और उसी के बाद में सन 1900 में इन्हीं वंशागति के नियमों का पुनः से प्रतिपादन हुआ। बात करें यहां पर और भी अनेक खोजें जो है यहां पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सहलग्नता की खोज इन्होंने की थी। उसके बारे में कुछ अन्य जीन के बारे में कुछ अनेक प्रकार से इन्होंने बताया था कि जीन जो है वो गुणसूत्रों पर स्थित होती है और सबसे मुख्य रोल किसी भी पादप की गुणों में चेंज करने के लिए उसकी जीन जिम्मेदार है। यहाँ पर या हमारी संतान जो होगी उसमें गुणों का, हमारे गुणों का विकास होगा तो वो एक जीन की बदौलत है। जीन के कारण ही हमारे गुण अपनी संतान में प्रवेश कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उद्देश्य की, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के बनाने के लिए पादप के गुणों में आनुवांशिकता सुधार किया जाता है। आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है पादप के गुणों में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, तो अधिक उपज प्राप्त करना। ठीक है, कुछ हमारे पास में 12 पॉइंट रहेंगे यहाँ पर, तो उन सभी की बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अधिक उपज देने वाली किस्म को तैयार करना। क्या है इसका काम, अधिक उपज देने वाली किस्म को तैयार करना। कैसे कर सकते हैं हम, ऐसी किस्म जिसमें क्या हो, देखो स्थानीय किस्म की तुलना में अधिक उपज देने वाली हो ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि स्थानीय किस्म की तुलना में अगर हम नई किस्म या उन्नत किस्म की बुआई करते हैं, उन्नत किस्म की बुआई करते हैं तो हमें जनरली देखा जाता है कि 20 से 25% लाभ मिलता है। कितना, 20 से 25% लाभ मिलता है सिर्फ और सिर्फ उन्नत किस्म की बुआई करने से। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, उत्पाद के गुणों में सुधार करना। अब देखिए, अगर मान लो कोई भी उत्पाद अगर सर्वश्रेष्ठ रहता है तो हम उस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं या उस चीज को खाने में, पीने में या किसी भी तरीके से हम जो है उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं या लोग जो है उसका ज्यादा डिमांड करते हैं।
देखिए, तो हमें ऐसे किस्म का विकास करना है जिसकी क्या हो, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो या उसकी गुण जो है अच्छे हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर मक्का जो होती है उसमें हम भुट्टा खाते हैं, तो भुट्टा क्या होगा कि जो अगर उसकी ऐसी किस्म तैयार की जाए मीठी वाली, तो मीठी भुट्टे को ज्यादा लोग पसंद करेंगे और उससे क्या होगा, किसानों को अधिक आर्थिक महत्व प्राप्त होगा। आर्थिक जो उनकी हानि है वो उससे बचा जाएगा और उनको जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, सारा खर्चा वगैरह सारी चीजें वही रहेगी। तो गुणों में आपको क्या करना है, सुधार करना है। फलों की अगर आप खेती कर रहे हैं तो फलों का स्वाद और उनके आकार में भी क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। ऐसी किस्म का विकास किया जाए कि उनके आकार और उसके स्वाद में भी क्या हो, अच्छाई हो, परिवर्तन हो, तो हम उस किस्म की डिमांड ज्यादा करेंगे। बस कपास के अंदर अगर लंबा रेशा होगा तो उसकी डिमांड अधिक रहेगी। ठीक है, अगर मान लो किसी भी तेल के अंदर, जैसे मान लो दाल के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो उसकी हम डिमांड ज्यादा करेंगे। क्या, अरे दाल के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो उसकी डिमांड हम ज्यादा करेंगे क्योंकि ज्यादा खाएंगे, उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है। साथ ही साथ हम बात करें, कुछ ऐसी किस्म होती है तिलहन किस्में, तो तिलहन किस्मों का विकास किया जाए जिनके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा हो, तो गुणों में हम विकास कर सकते हैं पादप प्रजनन के द्वारा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऐसी किस्मों का विकास किया जाए जो कि कीट प्रतिरोधी या फिर रोग प्रतिरोधी हो, ताकि उसके अंदर कोई भी कीट या रोग ना हो, जिससे फसल की उपज में हानि ना हो। हमें उपज में क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है, उपज में अधिकता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ऐसी किस्म का विकास किया जाए कि उसमें कोई हानि ना हो। बात करते हैं यहां पर कि अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना, अधिक दक्षता वाली किस्मों का क्या करना, विकास करना। भाई, नई किस्म में आप अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई और खाद देते हो तो आपको उपज अधिक मिलनी चाहिए। आपको उपज क्या मिलनी चाहिए, अधिक मिलनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खाद और सिंचाई देते हो तो उपज अधिक मिलनी चाहिए। तो यही है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। तो ऐसे किस्मों का विकास करना है, हमें ऐसी उन्नत किस्म का विकास करना है जिससे हमें क्या मिल सके, ज्यादा उपज मिल सके, पर्याप्त मात्रा में खाद और सिंचाई से, ज्यादा हमें नुकसान भी ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। शीघ्र पकने वाली किस्म का क्या महत्व है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताऊंगा आपको, अर्ली मैच्योरिटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश वर्ड मैंने लिख रखे हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो शीघ्र पकने वाली किस्म की क्या महत्ता है यहाँ पर। तो ऐसी किस्म का विकास किया जाए जो कि कम समय में पक जाए, ताकि किसान को मेहनत जो है कम करनी पड़े। ठीक है, उसकी जो कुछ हानियां हैं या उसको जो है उस पर कुछ प्रकोप एंड तक आने में लगते हैं, तो उन प्रकोप से भी बचा जा सके। कम समय में हम जो है किसी भी किस्म को तैयार कर सके या फसल को तैयार कर सके। देखिए, कम समय की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, शीघ्र पकने वाली किस्म की। तो एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि गेहूं और धान की जो किस्म है ना, या धान की फसल में जो फसल चक्र बना रहता है, वो इसी की बदौलत है। किसकी बदौलत है, शीघ्र पकने वाली किस्म की बदौलत है। अगर मान लो गेहूं और धान, देखो अगर हमने धान बोया है तो धान की अगर मान लो शीघ्र पकने वाली किस्म नहीं होगी और लंबे समय वाली किस्म होगी, तो फिर गेहूं की किस्म में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें कीटों का प्रकोप हो जाएगा, फसल आपकी जो है नष्ट हो सकती है, तो हर किसान को क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें नुकसान से बचाना है तो शीघ्र पकने वाली किस्म का भी क्या करना है, आपको विकास करना है या बनानी है। समकाल पकने वाली किस्म का क्या महत्व है यहाँ पर। देखिए, समकाल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो जैसे आपने 1 हेक्टेयर की कोई जमीन ले रखी है और उसमें फसल बो रखी है कि उसमें से 1 बीघा तो पहले आ चुकी है और उसके काटने लग जाओ। ठीक है, फिर से वापस से फिर आधी फसल आई है, फिर उसको काटो और घर पे लाओ। ठीक है, तो कितनी ज्यादा मेहनत जो है यहाँ पर हमें हो जाती है, तो काफी ज्यादा नुकसान जो है कि किसान को हो जाता है। तो हमें ऐसी किस्म तैयार करनी है कि सारी की सारी फसल एक बार में पक जाए। ठीक है, सारी की सारी फसल क्या हो जाए, एक बार में पक जाए और उसको आसानी से हम काट के और घर पे उसका भंडारण कर सकें। तो ऐसी किस्म का हमें विकास करना है। बात करते हैं, देखिए यहां पर एक साथ पकने वाले किस्म का विकास करना बिल्कुल आवश्यक है। प्रकाश असंवेदिता की बात करते हैं, तो ऐसी किस्म का विकास किया जाए जहां पर, जैसे मान लो कि किसी स्थान पर प्रकाश की मात्रा ज्यादा है या प्रकाश अधिक पड़ता है, या ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश की मात्रा कम है, तो ऐसे किस्म का विकास किया जाए कि प्रकाश में
हो या नहीं हो, तब भी किस्म क्या हो, विकास कर सके, उपज दे सके हमें। तो ऐसी किस्म का हमें विकास करना है। प्रकाश असंवेदिता आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रसुप्ति की। प्रसुप्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोरमेंस से पूछ लिया जाता है हमसे कि प्रसुप्ति क्या है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब फसल पकती है और वर्षा हो जाती है तो बीज जो है बालियों में ही अंकुरित हो जाते हैं। कहां पर हो जाते हैं? बीज बालियों में ही अंकुरित हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रसुप्ति या डोरमेंसी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर प्रसुप्ति नहीं होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पादपों के अंदर थोड़ी सी प्रसुप्ति होना चाहिए। देखिए क्यों होना चाहिए, देखो यहां पर समझेंगे, हम कोशिश करेंगे समझने की। 8वें पॉइंट है हमारे पास में प्रसुप्ति। देखो बीज बाली के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, तो फसलों के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में प्रसुप्ति होना चाहिए। जैसे कि ज्वार और जो गेहूं है और जो है, इनके अंदर प्रसुप्ति नहीं होती है, तो इनके अंदर हमें प्रसुप्ति का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि नई ऋतुओं के लिए किस्में हमें तैयार करनी चाहिए। जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पर कि मक्का जो है ऑल सीजन चलता है, उदाहरण की बात कर रहा हूं। मक्का हम जो है जायद में भी बुआई करते हैं, खरीफ में भी करते हैं और रबी में भी करते हैं। तो ऐसी किस्म है जो कि तीनों सीजन के अंदर हम इसकी बुआई करते हैं। तो ऐसी ही किस्म का विकास करना चाहिए ताकि किसी भी सीजन में उसकी बुआई हम कर सके और उससे उपज प्राप्त कर सके। ठीक है, तो नई ऋतुओं के लिए हमें किस्में बनाना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। यही है पादप प्रजनन का उद्देश्य। सूखा एवं लवण रोधकता का क्या महत्व है? ड्रॉट एंड सॉल्ट रेसिस्टेंस, ऐसी किस्म का विकास किया जाना चाहिए जो कि सूखे में भी उगने के लिए पर्याप्त हो, लवण में भी उगने के लिए पर्याप्त हो, या लवण अगर हो किसी जमीन पे या किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र में, तो वहां पर वो फसल ऐसा ना हो कि उस लवण के कारण नष्ट हो जाए उसके बीज, तो वहां पर भी उगने के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए सूखे की बात आ रही है, इसलिए हम बात करें कि भारत के अंदर 70% जो क्षेत्र है ना वो असिंचित है। असिंचित का मतलब ये है कि 70% भूभाग पर जल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा भाई, अरे ऐसी किस्म को तैयार किया जाना चाहिए जिसको जल की आवश्यकता बिल्कुल कम हो, और अगर वहां पर लवण है तो लवण में भी वो किस्म क्या कर सके, विकास कर सके, उपज दे सके, ताकि किसान को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अविषालु पदार्थों से मुक्त। देखो जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विषालु पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं या विपरीत प्रभाव डालते हैं, स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, सरसों का जो इरूसिक अम्ल है वो मानव स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। तो ऐसी किस्मों का विकास किया जाना चाहिए जिसमें विषालु पदार्थ ना हो, मानव को किसी तरीके की कोई हानि ना हो। तो यह है पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। अविषरण की बात करें, हम नॉन सटरिंग की बात करें, अविषरण मतलब ऐसी किस्मों का विकास किया जाना चाहिए। देखो कटाई के समय, अविषरण मतलब क्या होता है, विषरण को समझोगे तो अविषरण समझ में आ जाएगा। देखिए कटाई के समय फसलें जो होती है, फसलें उनमें से क्या हो जाती है, फलियां झड़ने लग जाती है। फलियां क्या होने लग जाती है, जड़ने लग जाती है कटाई के समय, उसको बोलते हैं विषरण। तो ऐसी किस्मों का विकास किया जाना चाहिए जिनमें क्या ना हो, विषरण ना हो, मतलब अविषरण वाली किस्में विकास की जानी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में मूंग और उड़द और सरसों। देखो इनके अंदर विषरण की क्रिया होती है, इसीलिए हमें ऐसी फसलों का विकास करना चाहिए जिसमें अविषरण की क्रिया हो, मतलब कटाई के समय फलियां ना झड़े, क्योंकि उससे देखो उपज में हानि होगी, हमारे पास में उपज में क्या होगी, हानि होगी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इसको कुछ साधारण भाषा में याद करने की एक ट्रिक मैंने जो है आपको आपके लिए मैक की है, बनाई है। एक किसान रहता है जिसका नाम है घासीलाल, और घासीलाल एक ऐसे किसान रहता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है और लवण की अधिकता है, और काफी टाइम से जो है वो खेती करता है, समथिंग 8 से 10 साल से। और वो क्या करता है, उसकी उपज नहीं निकल पाती है और वो हताश हो जाता है, क्योंकि खेती से कोई उपज नहीं निकल पाती है और उसका गुजारा भी नहीं चल पाता है। परेशान हो जाता है बंदा, परेशान होता है तो क्या करता है, देखो किसी ने एडवाइस दिया कि आप शहर में जाओ और वहां से नए बीज लेके आओ, या कोई कृषि ऑफिस है उसमें से आप जो है उससे सलाह लेके आओ ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। घासीलाल मार्केट में जाता है, शहर में जाता है और एक एग्रीकल्चर ऑफिस में चला जाता है, वहां पर जाके अपनी समस्याओं को बताता है। कर्मचारी पूछता है समस्या क्या क्या है आपकी,
समस्याएं बताता है कि हमारे गांव में मैं इतने साल से खेती कर रहा हूं, मुझे किसी तरीके की उपज नहीं मिल रही है, मुझे किसी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है, अब तो मैं क्या करूं, मरने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। उपज सबसे पहली चीज है कि उपज नहीं निकलती है साहब, तभी तो ये समस्याएं पैदा हुई। अब क्यों नहीं निकलती है, कर्मचारी ने बोला कि क्या कारण है, आपकी गांव की विशेषताएं बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम आपको जो है दिक्कत आ रही है। तो देखो गुण भी अच्छे नहीं है साहब, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, और खरीदता है तो अच्छे दाम नहीं देता है। सबसे पहले उपज नहीं निकलती है साहब, इसके क्या नहीं है, गुण भी नहीं है अच्छे। देखो साहब की इसमें रोग भी लग जाता है, और रोग लग जाता है तो बहुत महंगी महंगी दवाइयां आती है जो कि हम ला नहीं पाते, ठीक है। तो रोग लग गए। अधिक दक्षता मतलब हमारे पास में कोई खाद और कोई एडवाइस देने वाला भी नहीं है कि भाई कितना खाद डालें, कितनी सिंचाई करें, कितनी नहीं करें, तो ये सारी चीजें हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमारी उपज नहीं निकलती। देखो और हमारी जो फसल है कभी कभार तो 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, जल्दी नहीं पकती, एक साथ नहीं पकती। तो देखो शीघ्र नहीं पकती है साहब, समकाल मतलब एक साथ नहीं पकती है, और हमारी गांव के अंदर जो है प्रकाश ज्यादा पड़ता है तो उसकी वजह से नष्ट हो जाती है। प्रसूति होती है भाई साहब, प्रसूति मतलब क्या हो गया, देखो इसके अंदर प्रसूति मतलब क्या हो गया, देखो अंकुरित हो जाते हैं बीज, जैसे लास्ट एंड टाइम पे हम काटते हैं फसल को, फसल पकने में आती है और बरसात हो जाती है तो ये जो है अंकुरित हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। और नई किस्में भी नहीं है साहब, सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है, लवण की मात्रा ज्यादा है, और उसके अंदर कोई लोग खरीदने के लिए तैयार भी नहीं है। उस फसल को हम काटते हैं, दाम अच्छे नहीं मिलते कि आपकी इसमें तो जो है हानिकारक पदार्थ हैं, इसलिए आपको दाम अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अविसरण है मतलब फलियां जड़ जाती है जब काटते हैं, तो ये सारी की सारी समस्याएं वो बताता है। और जो एग्रीकल्चर ऑफिस वाला जो कर्मचारी है एक एडवाइस देता है कि भाई साहब आप एक नई उत्तम उन्नत किस्म ले जाइए और इसको आप जो है उगाइए, आपको अवश्य ही अधिक उपज मिलेगी। तो ये कहानी थी और आज की वीडियो में यहीं पर विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं इसके साथ में आगे की कुछ विधियों के बारे में, कुछ क्रियाओं के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।